ठीक है, मैंने पूछा जावा क्या है? आपने बोला, कई लोगों ने बोला कि सर जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है यार, मैं मानता हूँ कि जब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ जावा के बारे में, ठीक है, ये लाइक व्हाट इज जावा, तो जिन्होंने जवाब दिया कि सर इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। लेकिन एक बात आप मेरी आज याद रखिएगा कि जवाब आप ऐसा दीजिए कि सवाल की मौत हो जाए। कभी भी अगर आपसे कुछ सवाल पूछता है ना, तो जवाब ऐसा होना चाहिए कि सवाल की मौत हो जाए, सवाल दोबारा कोई पूछ ना सके आपसे, ऐसा जवाब देना चाहिए। अब ऐसा कहने का मतलब नहीं है कि हमने आपसे पूछा कि जावा क्या होता है तो आप बोल दो तो से का मतलब नहीं, ऐसा नहीं बोलना है, समझे? तो वो तो फिर समझ लीजिए कि कहानी ही खत्म हो गई, फिर टीचर ही गया, बेचारा टीचर। तो ये नहीं कहना है आपको, कहना है आपको ये बताना है कि जावा एक्चुअली है क्या। तो देखो, जावा एक्चुअली ना, अगर जिन्होंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोला, इनका जवाब अगर हम यहाँ पर आपको कोई मार्क्स देते हैं, तो यहाँ पर आपका मार्क्स होता है 50%। और जिन्होंने ये कहा कि ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लोगों ने कहा कि सर इट्स हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यहाँ पर अगर आपको मार्क्स दी जाए तो यहाँ पर आपको मार्क्स मिलती है 75%। कुछ लोगों ने कहा कि सर ये एक लूप बेस्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो इनको मार्क्स मिलता है 100%। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर आप बोलते हो तो आपका मार्क्स होता है 50%। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप बोलते हो तो आपका मार्क्स होता है 75%। ऊप बेस्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप बोलते हो तो आपका मार्क्स होता है 100%। ठीक है, यानी कि ले दे करके कि जावा, अगर कोई पूछे आपसे कि सर जावा क्या है, तो यार जावा जो है ये एक ऊप बेस्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब बात आती है कि यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि समझाने के लिए, सबसे पहले मैंने लिखा है क्या, ऊप। सबसे पहले मैंने लिखा है ऊप। अब ये ऊप क्या होता है हम लोगों का, इसको समझेंगे। और दूसरे नंबर पे मैंने लिखा है हाई लेवल, तो इसको समझेंगे। और तीसरे नंबर पे हमने लिखा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो इसको समझेंगे हम लोग। तीन चीजों को समझेंगे तब जाकर के कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जावा का। तो सबसे पहले जो हमारा कॉन्सेप्ट निकल करके आता है ऊप का, देखिए क्या मतलब है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऊप का मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसकी कुछ खास बातें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऊप की। ऊप वर्क्स ऑन द ड्राई मेथड। ऊप की जो वर्किंग होती है ये ड्राई मेथड के ऊपर डिपेंडेंट होती है। व्हाट इज ड्राई नाउ, अब यहां पर ड्राई क्या होता है। ड्राई का मतलब है आर्यन हैज सेंट एनरोलमेंट रिक्वेस्ट फॉर जावा क्लास। आर्यन, ठीक है, आर्यन यहां पर आ जाएगा, चेक कर लेते हैं आर्यन ज्वाइन हो पाया है या नहीं। अभी 13 पार्टिसिपेंट्स टोटल है हमारे पास। आर्यन आर्यन आर्यन, चलो ये ज्वाइन हो जाएगा। हाँ, तो ड्राई का मतलब होता है डोंट रिपीट योरसेल्फ, खुद को रिपीट मत करो। जिसका मतलब यहां पर एक और चीज निकल करके ये आता है कि राइट अ कोड वंस, किसी कोड को एक बार लिखो, राइट अ कोड वंस एंड यूज इट फॉर टाइम्स। किसी कोड को एक बार लिखो,
पर उसको कई बार इस्तेमाल करते रहो। तो इस चीज को कहा जाता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथड। अब यहां पर अगर आपको एक एग्जांपल लेकर के हम समझाएं, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज हम लोग अगर एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं तो वो बहुत ज्यादा इजी हो जाती है, बहुत ज्यादा इजी हो जाती है, बहुत ज्यादा इजी। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल, आपकी लंबी सी फैमिली है, बहुत लंबी फैमिली है, ठीक है। यू हैव अ लॉन्ग जॉइंट फैमिली, यू हैव अ लॉन्ग जॉइंट फैमिली। अब इस लॉन्ग जॉइंट फैमिली में इसके जो मेंबर्स हैं वो कई अलग अलग जगहों पर रहते हैं। जैसे कुछ लोग एमजीएस यानी कि मुगल सराय में रहते हैं, कुछ लोग वीएनएस यानी कि वाराणसी में रहते हैं, कुछ लोग रहते हैं चंदौली में, कुछ लोग रहते हैं दुल्हीपुर में, कुछ लोग रहते हैं पड़ाव में, कुछ लोग रहते हैं LKN यानी कि लखनऊ में, कुछ लोग रहते हैं दिल्ली में सपोज, कुछ लोग हमारी फैमिली के, इस फैमिली के, जॉइंट फैमिली के रहते हैं सपोज रामनगर में। तो इस तरीके से यहां पर हमारी पूरी की पूरी फैमिली है, ठीक है। नाउ ईच फैमिली has a different variety of कार, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज की कार है हर एक फैमिली में, ठीक है। हर एक फैमिली में डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज की कार है। जैसे कि जो एमजीएस में है, मान लेते हैं कि एमजीएस वालों के पास मारुति है, ठीक है, मारुति 800। जो वीएनएस में है उनके पास मान लेते हैं ऑल्टो है, ऑल्टो K10 सपोज। जो फैमिली चंदौली में रहती है उनके पास मान लेते हैं स्कॉर्पियो है। जो लोग दुल्हीपुर में रहते हैं, मान लेते हैं दुल्हीपुर वालों के पास पेजेरो है, बहुत पुरानी गाड़ी है, आप लोगों ने शायद नाम भी नहीं सुना हो इस गाड़ी का। LKN लखनऊ में जो है उनके पास मान लेते हैं कि बोलेरो है, और दिल्ली में जो है इनके पास ऑडी है, और हमारे रामनगर में जो फैमिली है मान लेते हैं इनके पास इनके उनको कौन सी गाड़ी दें, इनको कौन सी गाड़ी दें, ला ला रामनगर में मर्सिडीज चला रहा है, ब्रेकर एक बार आएगा धाड़ करके लड़ेगा, खत्म मर्सिडीज की कहानी। चलाओ मर्सिडीज रामनगर में, हमको क्या, बाप रे बाप, मर्सिडीज चल रहा है भाई साहब रामनगर में, तबाही तबाही तबाही। चलो, तो अब देखो इतनी सारी गाड़ियां हैं, है ना। अब ये जो अलग अलग गाड़ी है, अगर मान लो कि इस हर एक गाड़ी का आपको नाम यूज करना हो, बेसिकली यहाँ पर जितनी भी गाड़ियां हैं आपकी, ठीक है ना, जितनी भी आपकी गाड़ियां हैं, जितनी भी आपकी कार्स हैं, ये हर एक गाड़ी क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर इसे हम क्या मानते हैं, अपना ऑब्जेक्ट मानते हैं, OBJ, ठीक है। ये सब कुछ हमारा एक ऑब्जेक्ट है। ऑडी क्या है, ऑब्जेक्ट है, हर एक गाड़ी एक ऑब्जेक्ट है। बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को, इसको अभी अगर ध्यान से समझ लेंगे तो आगे जाकर के लाइफ में कभी दोबारा दिक्कत नहीं होगी, जावा समझने में, जावा का कॉन्सेप्ट समझने में कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। हर एक कार जो है हमारा एक ऑब्जेक्ट है, मारुति 800 भी ऑब्जेक्ट है और मर्सिडीज भी ऑब्जेक्ट है, हर एक चीज क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर हमारे पास टोटल जितने भी ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं आप लोगों को, हर एक ऑब्जेक्ट पता है, हर एक ऑब्जेक्ट
एक कैटेगरी को बिलोंग करता है, उस कैटेगरी का नाम है कार्स। ठीक है, उस कैटेगरी का नाम क्या है? कार्स। तो अब ये जो हमारी कैटेगरी है, ये क्या हो सकती है भाई? अब ये जो हमारी कैटेगरी है, इस कैटेगरी को हम लोग क्या कह सकते हैं? ये जो कैटेगरी है, ये है हमारा क्लास। कैटेगरी को हमने कहा हमारा क्लास। ये कैटेगरी क्या है? क्लास है। तो एक बात यहां पर साफ-साफ हम लोगों को ये समझना है कि ऑब्जेक्ट और जो क्लास का कॉन्सेप्ट होता है, वो बेसिकली जो हमारा क्लास है, हमारा क्लास कुछ नहीं, बस एक तरीके का कह सकते हैं कि क्लासिफिकेशन है, या कह सकते हैं एक तरीके की कैटेगरी है, जिसके अंदर वैरायटी ऑफ आइटम्स आ सकते हैं। और जो वैरायटी ऑफ आइटम्स होते हैं, वो ये सारी चीजें हैं। मारुति 800, ऑल्टो K10, स्कॉर्पियो, पेजेरो, बोलेरो, ऑडी, मर्सिडीज। ठीक है, ये एक एग्जांपल हो गया। क्या हम लोग और एक एग्जांपल ले लें? तो और एक एग्जांपल ले लेते हैं, और ज्यादा इजी एग्जांपल ले लेते हैं इस चीज को समझने के लिए। फॉर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 5 स्टूडेंट्स इन जावा क्लास। 5 स्टूडेंट है हमारे जावा के क्लास में, और इस जावा के क्लास में जो हमारे 5 स्टूडेंट्स हैं, सपोज करते हैं कि यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख लेते हैं शिवानंद, फिर लिख लेते हैं शिवांश, चंचल का भी यहाँ पर ऐड कर लिया जाए। चंचल के बाद यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, किसको ऐड करें, किसको ऐड करें? चलो अक्कड़ बक्कड़ करेंगे। अक्कड़ बक्कड़ वो 80 90 पूरे 100। आर्यन, वेयर इज आर्यन? वेयर इज आर्यन? आर्यन यहाँ आ गया। आर्यन, चलो आर्यन को ऐड करते हैं। आर्यन को यहाँ पर हम लोगों ने ऐड कर लिया। आर्यन के बाद अब यहाँ पर ऐड कर लेते हैं, चलो रौनक को ऐड करते हैं। रौनक से भी हम लोगों ने बात नहीं की, रौनक से बात करते हैं। नाउ ईच स्टूडेंट हैज अ डिफरेंट टेस्ट ऑफ फ्रूट्स। हर किसी को एक अलग ही फ्रूट खाने में मजा आता है। ठीक है, हर किसी को एक अलग ही फ्रूट खाने में मजा आता है। तो यहाँ पर शिवानंद को सपोज कर लेते हैं मजा आता है एप्पल खाने में, तो शिवानंद इज वेरी हेल्दी। एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो शिवानंद इस चीज को प्रॉपर तरीके से फॉलो करता है। नाउ शिवांश लाइक्स टू ईट ऑरेंज, क्योंकि उसको कोरोना वायरस से बहुत डर लगता है, तो ही वांट्स टू टेक विटामिन सी एज मच एज पॉसिबल। नाउ चंचल इज वेरी चंचल, देयरफॉर चंचल लाइक्स स्ट्रॉबेरी। नाउ आर्यन, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट आर्यन, तो आर्यन बताओ यार तुमको कौन सा फ्रूट अच्छा लगता है? ब्लूबेरी, पपाया, वाटरमेलन, ब्लूबेरी। ब्लूबेरी वैसे जामुन होता है, तुमको जामुन पसंद है? ओ तेरी। रौनक, व्हाट डू यू लाइक? क्या पसंद है तुमको, बताओ। मैंगो, अरे लीची कौन? अब तो लिख दिए, लिख दिए। यू डोंट टेक लीची, यू टेक एप्पल। एप्पल खाओ, एप्पल इज गुड फॉर योर हेल्थ। देखिए, अब यहाँ पर हमारे पास 5 स्टूडेंट्स है। ठीक है, शिवानंद, शिवांश, चंचल, आर्यन, रौनक, 5 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है ना? नाउ दीज 5 स्टूडेंट्स आर माय 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बेसिकली। These are the 5 different objects for me. Shivanand is an object for me, and on the other side, Shivans is also an object for me. So, if the thing is, each and every student present in the class is an object. Therefore, no student is different from the other one. कोई भी स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से अलग नहीं है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट क्या है? एक हमारा ऑब्जेक्ट है। बिल्कुल उसी तरीके से
Even apple is an object for me, orange is an object for me. On the same side, strawberry is an object, blueberry is an object, even a mango is an object. Now the things for which I am using the term object, अब जिन चीजों के लिए मैंने ऑब्जेक्ट वर्ड का इस्तेमाल किया वो हर एक चीज हमारी क्या है, एक आइटम है. इवन शिवांश इज अ आइटम, शिवानंद भी एक मेरा पीस ऑफ आइटम हो सकता है. ठीक है, हर एक चीज यहाँ पर मेरे लिए एक आइटम की तरह है. ठीक है, जो कि मैं मार्केट से परचेज कर सकता हूँ या फिर कहीं से लेकर के आ सकता हूँ. तो हर एक चीज मेरे लिए क्या है, एक पीस ऑफ आइटम है. मैं इसको यूनिट की तरह से या फिर कह सकता हूँ कि मेरे स्टॉक के तरीके से कंसीडर कर सकता हूँ. ये सारी चीजें मेरे लिए एक आइटम है, पीस ऑफ आइटम है यहाँ पर मेरे लिए हर एक चीज. ठीक है, हर एक चीज ऑब्जेक्ट है यहाँ पर. लेकिन यहाँ पर अगर कंसीडर किया जाए शिवानंद, शिवांश, चंचल, आर्यन, रौनक, इन 5 ऑब्जेक्ट्स को, तो ये 5 के 5 ऑब्जेक्ट्स जो हैं हमारे, ये बिलोंग करते हैं जावा को. ये 5 ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये बिलोंग करते हैं किसको, जावा को. दूसरी तरफ अगर बात करें एप्पल, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी और मैंगो की, तो ये 5 ऑब्जेक्ट्स बिलोंग करते हैं मेरे फ्रूट्स को. ठीक है ना. तो यहां पर जावा जो है, ये जावा क्या है, जावा is a class. Java is nothing but a class. And on the same side, if I talk about fruits, then what are fruits? तो fruits जो हैं ये भी हमारा class है. Even a fruit is a class for us. Fruit भी हमारे लिए एक class है. और ये जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं यानी कि शिवानंद, शिवांश, चंचल, रौनक, आर्यन, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स जावा क्लास को बिलोंग करते हैं. तो अगर कभी ऐसा होता है कि मुझसे पूछा गया, ठीक है, मुझसे पूछा गया हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू हैव, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू हैव, सपोज देयर राइजेस अ क्वेश्चन दैट सेज हाउ मेनी स्टूडेंट्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू हैव. बेसिकली कभी अगर ऐसा एक क्वेश्चन, ये देखो मेरा दिमाग देखो, क्वेश्चन मार्क कहां लगाना चाहिए, हमने कहां लगा रखा है. द क्वेश्चन सेज हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू यू हैव. तो यहां पर पता है, यहां पर मुझको एक एक स्टूडेंट का नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है. यहां पर मैं सिर्फ लिख दूंगा क्लास. ठीक है, यहां पर मेरा आंसर होगा जावा क्लास. और जावा क्लास जब यहां पर मैंने लिखा, तो जावा क्लास के अंदर आप देख सकते हैं टोटल 5 स्टूडेंट्स है, तो 5 स्टूडेंट्स ऑटोमेटिकली यहां पर ऐड हो जाएंगे. ठीक है, यहां पर शिवानी भी आ जाएगा, यहां पर शिवांश भी आ जाएगा, यहाँ पर हमारी चंचल जी भी आ जाएंगी, यहाँ पर आर्यन भी आ जाएगा और यहाँ पर हमारा रौनक भी आ जाएगा. हर कोई आ जाएगा यहाँ पर. तो आपको बात समझ में आ रही है कि जावा का एडवांटेज क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है. हर एक ऑब्जेक्ट बिलोंग करता है एक क्लास को. और यहाँ पर आप देखो कि आपने एक बार एक ऑब्जेक्ट बनाया शिवांश, फिर एक ऑब्जेक्ट बनाया, सॉरी पहला ऑब्जेक्ट आपने बनाया शिवानंद, दूसरा आपने बनाया शिवांश, तीसरा ऑब्जेक्ट बनाया चंचल, चौथा ऑब्जेक्ट बनाया आपने आर्यन, पांचवा ऑब्जेक्ट बनाया आपने रौनक. लेकिन आपने इन सभी को बनाया एक बार. लेकिन जावा क्लास आप जितने बार चाहो उतने बार यूज करो और आप इन 5 के 5 ऑब्जेक्ट को हर बार यूज कर सकते हैं. आपने इस कोड को लिखा एक बार लेकिन आप यूज कर सकते हो मल्टीपल टाइम्स पर. सेम उसी तरीके से अगर एक क्वेश्चन राइज होता है हमारा कभी, suppose there rises a question that says fruits liked by Java students, fruits liked by Java students. तो यहां पर आंसर के अंदर मुझे हर एक फ्रूट का नाम लिखने की जरूरत नहीं है. मैंने बस यहां पर क्या करना है मुझको, कि मुझको यहां पर लिख देना है फ्रूट्स क्लास, दैट्स ऑल. और यहां पर
मुझे मिल जाएगा एप्पल भी मिल जाएगा, मुझे यहाँ पर ऑरेंज भी मिल जाएगा, मुझे यहाँ पर स्ट्रॉबेरी भी मिल जाएगा, मुझे यहाँ पर ब्लूबेरी भी मिल जाएगा और मुझे यहाँ पर मैंगो भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आई एम राइटिंग माई कोड फॉर ओनली वंस, बट whatever thing I am getting in return is due to this particular thing. Whatever the things I am getting in return is due to only this particular thing, जो कि जावा क्लास है। मतलब मैंने क्लास लिख दिया तो मुझको सारे ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं यहाँ पर। तो ये कॉन्सेप्ट निकल करके आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। अब देखिए ये सिर्फ और सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट नहीं है, इसके आगे भी इसका बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। तो वो जो बड़ा वाला कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग समझेंगे धीरे धीरे। बट द थिंग इज कि यहाँ पर हम लोगों को इन चीजों को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो फिलहाल मुझे ये बताओ आप लोग कि आप लोगों को क्या ये कॉन्सेप्ट, ये जो पहला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अभी समझा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट, क्या ये कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए अभी एकदम फिलहाल के लिए एकदम क्लियर है? एकदम क्लियर है, मतलब किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। देख लो मैं बता रहा हूं कि किसी को कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलो थैंक यू सो मच। तो यहां पर अब आगे बढ़ते हैं हाई लेवल के ऊपर कि ये हाई लेवल क्या होता है। ठीक है ना। अब हाई लेवल को समझने के लिए तो यार हम लोगों को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या होते हैं। ठीक है, बात आती है कि सर आप जब समझ लोगे कि ना कि कंप्यूटर लैंग्वेज क्या होती है तो आप एकदम आराम से ये समझ लोगे कि हाई लेवल लैंग्वेज इसके अंदर किसे कहा जाता है। ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज समझने के लिए समझो कंप्यूटर लैंग्वेजेस को। सी नाउ द कंप्यूटर लैंग्वेजेस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेजेस को डिवाइड किया गया है टू पार्ट में। टू पार्ट्स में इसमें जो इसका सबसे पहला पार्ट है, ठीक है, पार्ट का नाम है लो लेवल लैंग्वेज। और जो इसका दूसरा पार्ट है वो है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज। नाउ द हाई लेवल लैंग्वेज इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू मोर टू पार्ट्स, दैट इज मशीन कोड, या फिर हम इसे कह सकते हैं machine language, and the second is assembly language। मशीन और असेंबली नहीं, लो लेवल। नहीं 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 नहीं, ये मशीन लैंग्वेज के अंडर आएगा। मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज दोनों लो लेवल लैंग्वेज के अंडर आते हैं। लो लेवल लैंग्वेज के बारे में जब बात करते हैं तो दो लैंग्वेजेस हैं, पहला मशीन है और दूसरा असेंबली। ठीक है, अब पहले तो मशीन लेवल लैंग्वेज को आप समझो थोड़ा सा। मशीन लेवल लैंग्वेज इज द मदर टंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। मशीन लैंग्वेज जो होता है वो हमारे कंप्यूटर सिस्टम का मदर टंग होता है। इसका मतलब होता है कि हमारा कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज को समझ सकता है और किसी चीज को ये नहीं समझ सकता। which means that which simply means that which simply means that computer can understand only 0 and 1। A computer can only understand 0 and 1। कंप्यूटर इसके अलावा तो कुछ हमारा समझ ही नहीं सकता। ठीक है, इसको थोड़ा सा ना प्रॉपर तरीके से अरेंज कर देते हैं एक बार।
से तो चीजें सही तरीके से समझ में आएंगी। वर्ड रैप ऑन है। वर्ड रैप ऑलरेडी ऑन है। देखिए, मदर टंग ऑफ कंप्यूटर सिस्टम जो होता है, ये बाइनरी लैंग्वेज को कहा जाता है। मशीन लैंग्वेज जो होता है हमारा, ये बाइनरी कोड होता है। ठीक है, बाइनरी कोड। और कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 को। इसके साथ ही साथ यहां पर जो हमारे पास कोड होता है, उसे हम लोग कोड नहीं बल्कि कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल। ये कोड नहीं, ये हमारा एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल हैविंग द एक्सटेंशन ऑफ .exe। एग्जीक्यूटेबल फाइल हैविंग द एक्सटेंशन ऑफ .exe। बोलिए। हम्म। न- नहीं 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 नहीं, इसको अभी आप समझते रहिए। इसमें अभी इसके आगे हम बताएंगे उस चीज को कि ट्रांसलेशन कैसे होता है। ट्रांसलेशन कैसे होता है उस चीज को भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे। ठीक है, अभी आप इसको देखिए फिलहाल। एक एक पॉइंट समझते चलिए बस। अभी अभी फिलहाल में ना बस एक एक पॉइंट, इसमें जितनी भी बातें हम बता रहे हैं उन पॉइंट्स को बस आप दिमाग के अंदर स्टोर करते चलिए, और कुछ मत अभी सोचिए इसके बारे में। ठीक है, हर एक बात को बस यहाँ पर समझते चलिए। देखिए, अब असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज क्या होता है? असेंबली लैंग्वेज इज द इंस्ट्रक्शन बेस्ड लैंग्वेज that works for the operating system, that works for the operating system। ठीक है, यहां पर इंस्ट्रक्शन बेस्ड लैंग्वेज होता है हमारा असेंबली लैंग्वेज, जो कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए काम कर रहा होता है। इसके बाद अगर यहां पर बात करी जाए कि यहां पर जो कोड हमारे पास होता है, क्या उसे कोड कहते हैं या ये एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है? तो ना इसे कोड कहते हैं ना ये एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है। ये होता है यहां पर हमारा बाइट कोड। ये होता है यहां पर हमारा बाइट कोड। बाइट कोड के बाद अब यहां पर हम लोग समझेंगे हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। ये जो हाई लेवल लैंग्वेजेस होते हैं हमारे, ये लैंग्वेजेस मेड फॉर द ह्यूमंस टू पास इंस्ट्रक्शंस टू द कंप्यूटर। हाई लेवल लैंग्वेजेस ऐसे लैंग्वेजेस होते हैं जो कि इंसानों के लिए बनाए गए हैं ताकि इंसान कंप्यूटर तक इंस्ट्रक्शंस को पास कर सके। इन लैंग्वेजेस की कुछ खासियत, तो खासियत है इजी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। इन लैंग्वेजेस को समझना और याद रखना बहुत ज्यादा आसान होता है। इन लैंग्वेजेस की पढ़ाई बहुत इजी होती है। और ये जो फैक्ट यहां पर रखा है मैंने कि इजी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, क्या इस फैक्ट को असेंबली लेवल लैंग्वेज के साथ रखा जा सकता है? तो नहीं। ये होते हैं टफ टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। टफ टू अंडरस्टैंड एंड लर्न। अब टफ टू अंडरस्टैंड एंड लर्न तो होता है हमारा असेंबली लैंग्वेज। क्या इस बात को, इस फैक्ट को आप मशीन कोड के साथ रख सकते हैं? तो मशीन कोड जो होते हैं ये होते हैं वेरी टफ टू
अंडरस्टैंड एंड लर्न। तो ये बात निकल करके आती है। और यहाँ पर जो ये फैक्ट्स हमने रखे हैं आपके सामने, वेरी टफ टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, टफ टू अंडरस्टैंड एंड लर्न और इजी टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, आखिर ऐसा क्यों? ठीक है, देखिए हाई लेवल लैंग्वेजेस जो होते हैं, ये लैंग्वेजेस होते हैं ह्यूमन रीडेबल। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर द ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेजेस। फॉर एग्जाम्पल, हमने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, सपोज हमने यहां पर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन इस तरीके से, और इसके अंदर हमने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, सपोज ऐसा। तो हमने यहां पर क्या लिखा, हेलो वर्ल्ड, या फिर सपोज कर लेते हैं यहां पर हमने लिखा एबीसी। तो सिस्टम हम पढ़ सकते हैं ना, आउट पढ़ा जा सकता है, प्रिंट लाइन पढ़ा जा सकता है, एबीसी पढ़ा जा सकता है, कोटेशन मार्क्स को भी पढ़ा जा सकता है, पैरेंथेसिस को भी पढ़ा जा सकता है, एंड ऑफ स्टेटमेंट को भी पढ़ा जा सकता है, और ये पीरियोडिक सिंबल को भी पढ़ा जा सकता है। तो यहां पर हर एक चीज हम पढ़ सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। बट ये चीज जब असेंबली लेवल लैंग्वेज पर जाएगी तो ये पूरी की पूरी बदल जाती है। ये चीज पूरी की पूरी बदल जाती है। इसका खुद का एक साइकिल होता है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं कंट्रोल फ्लो साइकिल। ये आप लोगों को आज तक किसी ने नहीं बताया होगा कि कंट्रोल साइकिल क्या होता है। अब यहां पर इसका एक कंट्रोल फ्लो साइकिल होता है। कंट्रोल फ्लो साइकिल कहता है कि सबसे पहले आप कोड करते हो हाई लेवल लैंग्वेज में, उसके बाद आपका कोड जाता है असेंबली लैंग्वेज में, उसके बाद आपका कोड जाता है मशीन लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज में एक और बात याद रखिएगा कि यहां पर जो कोड होता है हमारे पास, उसे सिर्फ और सिर्फ कोड नहीं, उसे हम कहते हैं सोर्स कोड। इसे कहा जाता है सोर्स कोड। अब कहेंगे कि सर सोर्स कोड दिखाइए थोड़ा कैसा लगता है, तो चलो तुमको दिखा देते हैं अब सोर्स कोड हम यहाँ पे। पहली बात, यहाँ चैट के अंदर बात कौन कर रहा है रे? लवजीत राय ने कहा हाय, ठीक है हाय। चलो सोर्स कोड दिखाते हैं आपको। सोर्स कोड किसे कहते हैं? ब्लू के अंदर और सोर्स कोड आपको दिखाएंगे कि सोर्स कोड एक्चुअली क्या होता है। हाँ बोलिए, बताते बताते हैं। अभी उस पर आते हैं ना हम। कौन सा दिखाएं यार तुम लोगों को? बाइनरी सर्चिंग दिखाएं? बाइनरी सर्चिंग दिखाएं या पैटर्न दिखाएं? पहले चलो, तुम लोगों को कोड देखने से मतलब है, कोड देखो। चलिए ये देखिए, ये कोड यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब ये जो हमारा कोड है, इसे कहा जाता है सोर्स कोड। यानी कि जो प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं, हमारी प्रोग्रामिंग क्या कहलाती है? सोर्स कोड कहलाती है। कंप्यूटर के अंदर की जाने वाली जो प्रोग्रामिंग होती है किसी भी लैंग्वेज के अंदर, वो प्रोग्रामिंग कहलाती है हमारी सोर्स कोड। और जैसे ही आप इसे कंपाइल कर लेते हो, ठीक है, जैसे ही आप इसे कंपाइल कर लेते हो, तो ये देखिए ये सोर्स कोड आपको यहाँ, इसका सोर्स कोड जो है ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये अब आपका सोर्स कोड नहीं रह गया। ये जो बाइनरी सर्च, ये जो बॉक्स आपको बड़ा सा दिखाई दे रहा है, बड़ा करके हम आपको दिखा रहे हैं, ये बाइनरी सर्च वाला ये जो बॉक्स है, ये सोर्स कोड नहीं रह गया। अब ये असेंबल हो चुका है, और असेंबल होने के बाद हम इसे सोर्स कोड नहीं कहते हैं। असेंबल होने के बाद हम इसे कहते हैं क्या नाम है, बाइट कोड। असेंबल होने के बाद हम इसे बाइट कोड कहते हैं। ये हमारा बाइट कोड बन चुका है अब, जो कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एकदम अच्छे से समझ सकता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम अगर अच्छे से इसको समझ लेगा ना, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर को समझा देगा ये बात अच्छे से कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। अब आते हैं यहां पर, इस चीज को और अच्छे से समझिए आप। ये जावा के अंदर लिखा हुआ एक कोड है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ एक कोड है।
और इस कोड को हम समझ सकते हैं। ठीक है? इस कोड को कौन समझ सकता है? हम समझ सकते हैं। यानी कि ये हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ कोड है। अब हाई लेवल लैंग्वेज के बाद ये कहां चला जाता है? असेंबली लेवल लैंग्वेज में। क्यों? हर एक चीज का रीजन होना जरूरी है कि नहीं है? हर एक चीज की रीजन होनी चाहिए। तो क्यों जाता है ये असेंबली लेवल लैंग्वेज पे? देखो, क्योंकि ये जो कोड है ये हमें समझ में आ रही है, लेकिन हमारे कंप्यूटर को ये चीज समझ में नहीं आएगी। हमारे कंप्यूटर को ये चीज समझाता है कौन? हमारा कंप्यूटर ये चीज समझता है किसके मदद से? हमारा कंप्यूटर कुछ भी अगर समझना चाहता है तो वो समझता है ओएस के मदद से, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये होता है कि वो हमारे कंप्यूटर को समझा पाए कि यूजर ने किस तरीके का इंस्ट्रक्शन दिया है। और यहां पर हमारा मशीन लैंग्वेज जो होता है वो पहले असेंबली लेवल लैंग्वेज पर आता है, फिर उसके बाद वो मशीन लेवल पर कन्वर्ट होता है। और असेंबली लेवल लैंग्वेज के अंदर में जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बैठा हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद पहले हाई लेवल लैंग्वेज को समझेगा, तब तो वो मशीन लेवल लैंग्वेज को समझा पाएगा कि भैया यूजर ने कुछ इस तरीके के इंस्ट्रक्शंस पास किए हैं, तुम इसको समझो और इस तरीके से आगे जाकर के काम करो। तो सबसे मेन चीज यही होती है यहां पर कि हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को हाई लेवल लैंग्वेज, यानी कि ये जो चीज लिखी हुई है हम लोगों ने, ये समझ में आनी चाहिए हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को। और ऑपरेटिंग सिस्टम को जब ये समझ में आ जाएगी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद ये चीज समझ में आ जाएगी हमारे कंप्यूटर को। हमारा कंप्यूटर समझ जाएगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम समझा देगा इसको। ठीक है ना? तो देखिए, अब हाई लेवल कोड को असेंबली लेवल कोड में बदलना जरूरी है। तो यहां पर हाई लेवल कोड असेंबली लेवल कोड में बदल जाए, इसके लिए यहां पर दो लोग काम करते हैं, और दोनों का नाम है कंपाइलर और इंटरप्रीटर। कंट्रोल फ्लो साइकिल में हाई लेवल लैंग्वेज जो होता है, हाई लेवल लैंग्वेज कन्वर्ट होता है, ट्रांसलेट होता है, चेंज होता है इनटू असेंबली लेवल लैंग्वेज। और असेंबली लेवल लैंग्वेज के अंदर ये चेंज होता किसके मदद से है? कंपाइलर और इंटरप्रीटर के मदद से। और असेंबली लेवल लैंग्वेज के बाद जब हमारा कोड मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज होता है, तो मशीन लेवल लैंग्वेज के अंदर ये चेंज किसके मदद से हो पाएगा? तो ये हो पाता है असेंबलर के मदद से। असेंबलर असेंबली लेवल लैंग्वेज के अंदर लिखे हुए कोड को चेंज कर देता है मशीन लेवल कोड में, और मशीन लेवल कोड को हमारा कंप्यूटर जो है सो समझ पाता है अच्छे से एकदम। तो हमको लगता है कि यहां पर ये चीजें आपको अब समझ में आ चुकी होंगी। अगर इसके अंदर आपको कोई डाउट है तो आप पूछो मुझसे। हाँ, 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 इसको सोर्स कोड कहेंगे। ओएस कब समझा? ओएस समझा जब इसको हमने कंपाइल किया। ठीक है, कंपाइल या तो फिर इंटरप्रेट कर देंगे। तो कंपाइलर और इंटरप्रेटर ये हमारे कंप्यूटर के अंदर में दो ट्रांसलेटर होते हैं। तो इन ट्रांसलेटर से क्या हुआ कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इस चीज को समझ पाएगा। देखो, ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ में आता है असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या समझ में आता है? असेंबली लैंग्वेज। ठीक है, और कंप्यूटर को क्या समझ में आता है? मशीन लैंग्वेज। और ये जो सोर्स कोड है, ये किसको समझ में आता है? हम लोगों को समझ में आता है। ये हाई लेवल कोड किसको समझ में आया? हम लोगों को समझ में आया। ठीक है, ह्यूमंस को। तो सोर्स कोड हमने लिख दिया। तो इसके बाद ये क्या होता है? कंपाइल होगा। कंपाइल होकर के असेंबली लेवल कोड में चेंज हो जाएगा। तो किसको कौन समझेगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम समझ गया इसको। फिर ये कोड जो है असेंबली से चेंज हो जाएगा मशीन में, ये असेंबल हो जाएगा जब
तो ये मशीन लेवल लैंग्वेज में चेंज हो जाएगा। और मशीन लेवल लैंग्वेज में जैसे ही ये चेंज होगा, कौन समझेगा इसको? द समझ गए? हाँ, बाइट कोड बन जाता है। एग्जीक्यूटेबल फाइल मशीन में आने के बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाता है वो। इसका स्क्रीनशॉट नहीं, ये पूरा का पूरा फाइल हम सेव करके जो है ना, ये देखिए, ग्रुप में नहीं, यहाँ ये देखिए, स्टडी मटेरियल का एक टैब आपको दिखाई देगा इस एप्लीकेशन के अंदर। तो स्टडी मटेरियल वाले टैब में आप आइएगा, तो यहाँ पर इमेजेस में आइएगा, यहाँ पर आपको ये पूरा का पूरा मिल जाएगा। इमेजेस में हम इसको अपलोड कर देंगे। हाँ, डाउनलोड कर सकते हैं आप इसको। और हम कहेंगे कि डाउनलोड करने की ज़रूरत क्या है, आप इसको लाइव यहाँ पर देखिएगा ऑनलाइन और फिर कॉपी पे लिख लीजिएगा। डाउनलोड करने की कोई ज़रूरत भी नहीं। डाउनलोड करेंगे फालतू रिलैक्स हो जाएँगे, तो रिलैक्स नहीं होना है ना। हुँ। और यहाँ पर ये देखिए, अब ये चीज़ तो समझ में आ गई हम लोगों को, ठीक है? कंट्रोल फ्लो साइकिल भी समझ में आ गया और हाई लेवल लैंग्वेज भी समझ में आ गया। तो जावा जो है एक हाई लेवल लैंग्वेज है और हाई लेवल लैंग्वेज में भी कैसा लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है? अब इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर अपने तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और तीसरा पॉइंट कहता है कि जावा जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ला तेरी के! अभी तक में इतना पढ़े, अब यहू पढ़ना है कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वो पढ़ो यहाँ पर। चलो समझो। देखो, बहुत ईज़ी तरीके से समझाएँगे, कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है? मान लीजिए, सपोज़, ठीक है? सपोज़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम। सपोज़ देयर इज़ अ प्रॉब्लम। मान लेते हैं कि एक प्रॉब्लम है। तो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? तो प्रॉब्लम भैया है क्या? तो प्रॉब्लम इज़ आई एम हंग्री, आई एम हंग्री एंड वांट टू ईट मैगी। मान लो मुझे भूख लगी है और मेरे को मैगी खाना है। मान लो मुझे भूख लगी है, मुझको मैगी खाना है। तो आई नीड टू फाइंड आउट सोल्यूशन फॉर दिस। अब मेरे को यहाँ पर क्या निकालना होगा यार? मेरे को यहाँ पर सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। निकालो भैया सोल्यूशन इसका। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है, बहुत बढ़िया सोल्यूशन है। सोल्यूशन ये है यहाँ पर कि फॉलो दीज स्टेप्स। सोल्यूशन ये है कि यहाँ पर मैं कुछ स्टेप्स लिखूंगा, वो स्टेप्स को आप क्या करो? फॉलो करो। और ये जिसने भी अभी तक में ईयरफ़ोन नहीं लगाया है अपने फ़ोन में और ये स्पीकर पर मेरी बातें सुन रहा है, बता दे रहे बहुत गुस्सा आ रहा है, पड़ के कूट देंगे आपको हम। माइक ऑफ करिए। या सॉरी, माइक ऑफ करने कह रहे हैं यार। या तो ईयरफ़ोन लगाइए या फिर माइक ऑफ कर लीजिए, क्योंकि आवाज़ मेरी रिपीट हो रही है मुझको दोबारा-दोबारा। वैसे था कौन ये? नहीं, ऐसा मत समझिएगा कि हम गुस्सा गए हैं, वो हम ऐसे मज़ा लेते रहते हैं बीच-बीच में थोड़ा बहुत। ठीक है? हम गुस्सा-वुस्सा नहीं होते, हम मज़ा मस्ती में पढ़ाते हैं हम तो। हाँ, आप लोग कभी मत समझिएगा कि हम आपसे नाराज़ हो गए, हम आपसे गुस्सा हो गए। गुस्सा हमको आता ही नहीं है। आज तक हमको कभी कोई गुस्सा में देखा ही नहीं होगा। आता ही नहीं, हमको पता ही नहीं, हम तो पहली बार गुस्सा शब्द सुने। अभी थोड़ा देर पहले इंटरनेट पर दिखा था गुस्सा। पता नहीं क्या होता है। चलो, तो सबसे पहला यहाँ पर जो है स्टेप, सबसे पहला स्टेप, देखो फिर माइक ऑन हुआ। ये टेस्ट कर रहा है कि हमको गुस्सा आता है कि नहीं। हमको गुस्सा नहीं आता है। परचेज मैगी फ्रॉम द शॉप। ठीक है? परचेज मैगी फ्रॉम द शॉप, सबसे पहला स्टेप, दुकान से मैगी खरीद करके लेकर के आओ। अब ये मत कहिएगा कि सर मेरे घर में पहले से मौजूद है, तो ठीक है, आपके लिए पहला स्टेप हो गया फाइंड द मैगी पैकेट। दूसरा स्टेप, लेट्स गो फॉर द सेकंड स्टेप।
सेकंड स्टेप है ब्रेक द मैगी। तीसरा स्टेप, टेक अ पैन एंड बॉईल वाटर इन इट। चौथा स्टेप, अब अगर कोई यहां पर बोला कि सर ये जो मैगी आप बनाएंगे बहुत वाहियात मैगी होगा, ये बहुत बेकार मैगी होगा, तो मेरी बात सुनो, हम 2 मिनट वाला मैगी बना रहे हैं। ये वो मैगी हम बना रहे हैं जो 2 मिनट में बनती है। वो टीवी में ऐड दिखाता है ना, मैगी रेडी इन 2 मिनट्स। हाँ, तो ये 2 मिनट वाला मैगी है। और मम्मी लोग जो बनाती है ना, वो 5-6 मिनट वाला, वो वाला मैगी नहीं बना रहे। ये 2 मिनट वाला मैगी है, तो इसका स्वाद जैसा भी होगा होगा, फर्क नहीं पड़ता। तो टेक अ पैन एंड बॉईल वाटर इन इट। नाउ tear the Maggi packet and put it put it in the pan। अब मैगी का पैकेट फाड़िए और उसको पानी पैन के अंदर डाल दीजिए। ऐड मैगी मसाला। सिक्स्थ स्टेप क्या है? सिक्स्थ स्टेप है स्टर इट प्रॉपरली। अगर आपके मम्मी पापा देखेंगे इस वीडियो को ना, तो बोलेंगे देखो मास्टर वाह क्या कर रहा था, मैगी बनाना सिखा रहा था बच्चा लोगों को। स्टर इट प्रॉपरली until the Maggi is ready to serve। Wait for 5 minutes। सर्व इट हॉट, गर्मा गर्म परोसे। 8 स्टेप में प्रॉब्लम सॉल्व। अच्छा, हाँ, प्रॉब्लम तो एक और था ना कि आई एम हंग्री, हमको भूख लगी है, तो खाली मैगी बन जाएगा तो थोड़ी ना। स्टार्ट ईटिंग योर मैगी। अपना मैगी खाना शुरू करो और अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, अपना भूख मिटा लो। ठीक है? तो यहां पर ये 9 स्टेप्स को जब हम लोगों ने फॉलो किया, तो हम लोगों को क्या हुआ, हमारा प्रॉब्लम क्या हुआ, सॉल्व हो गया हमारा प्रॉब्लम। ठीक है? आई वॉज हंग्री हो गया अब तो ये, क्योंकि आई एम हंग्री तो नहीं दे रहा, अब तो मेरा पेट भर गया ना, मैंने मैगी खा लिया। ठीक है? तो आई वॉज हंग्री एंड वॉन्टेड टू ईट मैगी, बट नाउ आई एम नॉट हंग्री कॉज आई हैव ईटन मैगी। और यहां पर प्रॉब्लम सॉल्व हुआ तो हुआ कैसे? बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप, उसके बाद फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, फिर चौथा स्टेप। इस तरीके से हमने कई सारे स्टेप्स को फॉलो किया है। यहां पर अगर आप देख सकते हैं, तो हमने कई सारे स्टेप्स को यहां पर क्या किया है, फॉलो किया है। और ये जो हमारे स्टेप्स होते हैं, ये जो हमारे स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को अगर आप स्टेप वाइज फॉलो नहीं करते हैं, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होगा। जरा हम पानी पी रहे हैं, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। तो यहां पर अगर इन स्टेप्स को प्रॉपर सीक्वेंस में, यानी कि 1 से लेकर के 9 तक में अगर सही तरीके से आपने फॉलो नहीं किया इसको, तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होगा। प्रॉब्लम सही तरीके से सॉल्व हो सके, इसके लिए जरूरी क्या है पता है? कि आप इनको प्रॉपर सीक्वेंस के अंदर फॉलो करो। प्रॉपर सीक्वेंस में जब ये फॉलो होते हैं, तो यहां पर आपका प्रॉब्लम एकदम आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब यही चीज होती है प्रोग्रामिंग को समझने के लिए ना, हमें यही चीज को समझना है। प्रोग्रामिंग इज नथिंग, प्रोग्रामिंग इज नथिंग। लोग न जाने कितना बड़ा बड़ा डेफिनेशन देते हैं प्रोग्रामिंग का। यार एक छोटी सी चीज याद रखो आप लोग, प्रोग्रामिंग इज नथिंग, मतलब प्रोग्रामिंग तो तेरी कुछ है ही नहीं, प्रोग्रामिंग कुछ है ही नहीं, प्रोग्रामिंग कुछ भी नहीं है। प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट अ मेथड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। दैट्स इट।
प्रोग्रामिंग इसके अलावा कुछ नहीं है। प्रोग्रामिंग से क्या कर सकते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट अ मेथड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम यहाँ पे लिख देते हैं, वरना लोग क्या करेंगे कि बोलेंगे कि हम मेरे पैर में दर्द था, हम दवाई खाएं, तो हम डॉक्टर नहीं, हम प्रोग्रामर बन गए। ठीक है। तो यहाँ पर लिखना भी जरूरी है ना, किसी भी चीज का निवारण कर लिए तो प्रोग्रामर थोड़ी बन गए हैं। हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर देना प्रोग्रामिंग थोड़ी होती है। कुछ चीजें अलग अलग नाम से भी जानी जाती हैं, कुछ इंजीनियरिंग कहलाती है, कुछ मेडिकल साइंस कहलाती है। हर चीज को कंप्यूटर साइंस जोड़ देंगे तो अच्छा नहीं होता ना, ये गलत बात है। ठीक है, दूसरे का फील्ड है, उसको दूसरे का रहने दो। तुम्हारी फील्ड में नहीं ना घुसा वो, तुम भी दूसरे की फील्ड में मत घुसो। यहाँ पर बात आती है कि प्रोग्रामिंग क्या है। प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट अ मेथड टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट, जो कि एग्जिस्ट करता है इन कंप्यूटर साइंस। जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है कंप्यूटर साइंस में, मतलब कंप्यूटर साइंस एक बहुत बड़ा फील्ड है। इस फील्ड के अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इस प्रॉब्लम को प्रोग्रामिंग की मदद से सॉल्व कर सकते हो। दैट्स इट, प्रोग्रामिंग का मतलब यहाँ पर खत्म। अब बताओ जावा का मतलब किसको किसको समझ में नहीं आया? अब बताओ जावा का मतलब समझ में किसको नहीं आया?